हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी का भी क्लास शुरू कर दिए हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बताया था कि इस चैनल पर बीएसएससी का हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, साथ ही साथ पॉलिटी का भी क्लास आज से शुरू हो गया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, इस क्लास में जो है और हर क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर क्वेश्चन के साथ इसका इस तरह का एनालिसिस कर रहे हैं कि बीएसएससी में एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, तो ये जो स्पेशल क्लास है बीएसएससी के लिए है और भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है कि 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो आपको पता होगा कि 1975 में जो है 25 जून 1975 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। तो इसी तारीख को जो है दिल्ली के रामलीला मैदान से जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की शुरुआत किए थे और इनका नेतृत्व भी यही किए थे। तो ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। अब चलिए हम आपको इसका इनसे बनने वाले सारे पॉइंट्स को पॉइंट वाइज करके आपको बताते हैं। देखिए, बिहार समाजवादी दल की स्थापना 1931 में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब किया गया था, या यहाँ से इंग्लिश में भी पूछ देता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया था। तो 1931 में जयप्रकाश नारायण, गंगाशरण सिंह और आचार्य बेनीपुरी, तीन व्यक्ति का नाम याद रखना है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में। ठीक है, दूसरा ये याद रखना है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था। तो 1934 में हुआ था। और जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, इसमें दो व्यक्ति का नाम याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना याद रखना है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना याद रखना है 1952 में। और संपूर्ण क्रांति की शुरुआत याद रखना है 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान से किए थे। और संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही दिया गया था। अब देखिए, राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की शुरुआत इनके द्वारा हुआ था 25 जून 1975, जैसे कि प्रश्न अभी पूछा भी था। ठीक है, दूसरा देखिए, छात्र आंदोलन का नेतृत्व भी किए थे और छात्र आंदोलन की शुरुआत 18 मार्च 1974 को किए थे। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम उनको पॉइंट वाइज करके आपके सामने लाए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको याद कर जाइए, या इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हम लास्ट में एक लिंक बताएंगे, उस पर क्लिक करके इसका पूरा पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को आप लोग अच्छे से देखें। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था। तो आपको पता है कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। पहला 1962 में लगा था, ये आपको याद रखना है। दूसरा 1971 में लगा था, ये भी आपको याद रखना है। और तीसरा 1975 में लगा था, ये भी आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था, कुल 21 महीनों के लिए लगाया गया था। अब चलिए हम लोग पॉलिटिकल व्यू से राष्ट्रीय आपातकाल को देख लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल का जो वर्णन है संविधान के भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच में है, ये आपको याद रखना है। और आपातकाल जो होता है तीन प्रकार का होता है, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राज्य में आपातकाल और एक होता है वित्तीय आपातकाल। चलिए हम सभी को पॉइंट वाइज करके आपको बताते हैं। जैसे कि हम आपको बताए थे कि आपातकाल का जो वर्णन है संविधान का भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में है। और आपातकाल तीन प्रकार का होता है, सबका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। एक होता है राष्ट्रपति शासन या राज्य में आपातकाल, जो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। और एक होता है वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। देखिए, वित्तीय आपातकाल अब तक एक बार भी नहीं लगा है। राज्य में आपातकाल 133 से अधिक बार लग चुका है। और राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है, हम लोग देख भी लिए हैं। ठीक है, अगला आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लग चुका है, आपको ये पता है। ठीक है, अब देखिए 25 जून 1975 को जो इंदिरा गांधी के द्वारा जो तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, वो 25 जून 1975 को, और हटाया कब गया, 21 मार्च 1977 को। कुल 21 महीना के लिए लगाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, वही अभी जिसे बताए। और राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा ये लगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, बिहार से बीएसएससी का एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन अब तक 8 बार लग चुका है, ये भी आपको याद रखना है। और मणिपुर में सबसे अधिक बार लगा है, 11 बार लग चुका है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना एक आज ऐसे राज्य हैं जहां राष्ट्रपति शासन अभी तक नहीं लगा है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर जाइए। और या इनका पीडीएफ के लिए हम आपको लिंक बताएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो आपको पता है कि बीएसपी के संस्थापक कौन थे। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना काशीराम के द्वारा किया गया था 1984 में। ठीक है, अब चलिए हम आपको कुछ राजनीतिक दलों को बता देते हैं जहां से प्रश्न एग्जाम में आते हैं।
देखिए, जो ये पॉइंट हम लेकर आपको के लिए आए हैं, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही अच्छे से देख लीजिए। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किए गए थे, ये याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना 1884 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के ही द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। और जगह कहाँ पर इसका स्थापना किया गया था, तो गोकुल दास संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया था, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो थे बोमेश चंद्र बनर्जी थे, ये भी याद रखना है। और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ये भी याद रखना है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, ये भी याद रखना है। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ये भी आपको याद रखना है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना को याद रखना है कि 1980 में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगला ध्यान देना है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में, जैसे कि प्रश्न भी पूछा था, काशीराव के द्वारा, ठीक है। और आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में अरविंद केजरीवाल के द्वारा हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में एम.एन. राय के द्वारा हुआ था। और सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की ये पार्टी यानी 98 में इसकी स्थापना हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां सलीमुल्लाह खां के द्वारा हुआ था। तो जितनी भी राजनीतिक दल है जहाँ से प्रश्न आता है उनको हम एक जगह कर दिए हैं, तो आपके लिए बहुत ही आसान है, इन सारे प्रश्नों को कर लीजिए। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना 1949 में सी.एन. अन्ना दुरै के द्वारा ये किया गया था, ये भी डीएमके है। और ये तमिलनाडु की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, ये आपको याद रखना है। और शिवसेना की स्थापना 1966 में बाल ठाकरे के द्वारा किया गया था, ये महाराष्ट्र का क्षेत्रीय पार्टी है। तेलुगु देशम पार्टी जो है 1982 में इसकी स्थापना एन.टी. रामाराव के द्वारा हुआ था, ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्रीय पार्टी है, ये भी आपको याद रखना है। और जनता दल यानी जेडीयू की स्थापना हुआ था 2003 में शरद यादव और नीतीश कुमार के द्वारा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम आपको बता दिए, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनको याद कर जाएं या पीडीएफ का वेट करें, हम आपको लिंक देंगे, उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, तो आपको याद होगा कि बीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। मंडल आयोग में पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की बात कही गई थी और ये लागू किया गया था। तो चलिए इनसे बनने वाले पॉइंट्स हम सारे पॉइंट वाइज करके आपको बताते हैं। देखिए, ध्यान देना है यहाँ पे मंडल आयोग के बारे में, यह दूसरा पिछड़ा आयोग है, दूसरा पिछड़ा आयोग, ठीक है। और पहला पिछड़ा आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था, दूसरा पिछड़ा आयोग की स्थापना ये 1978 में, गठन इसका हुआ था 1979 में, ठीक है, ये याद रखना है। और मोरारजी देसाई के द्वारा इसका गठन हुआ था। और अनुच्छेद 340 के तहत इसका गठन हुआ था, अनुच्छेद 340 के तहत मंडल आयोग का गठन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह ने किए थे। ये गठन हुआ 79 में, रिपोर्ट प्रसूत हुआ 80 में। और पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें 27% आरक्षण की व्यवस्था कहा किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। लागू हुआ 1990 में, लागू कब हुआ, 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा या बीपी सिंह के द्वारा, यही प्रश्न पूछा भी था, ठीक है। और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना 1953 में हुआ था काका कालेकर आयोग के द्वारा, काका कालेकर आयोग के द्वारा, ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मंडल आयोग से प्रश्न बन सकते हैं हम यहाँ पर कर दिए हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको याद कर जाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था, तो ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कोसिजन कर रहा था। चलिए, ताशकंद समझौता और शिमला समझौता के बारे में हम आपको, पंचशील समझौता के बारे में एक एक करके ये तीनों समझौता को बताते हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। देखिए, ताशकंद समझौता के बारे में याद रखना है कि यह हुआ कब था, तो 10 जनवरी 1966 को हुआ था, ठीक है। और ये सोवियत संघ के ताशकंद में हुआ था, ये भी उस समय के सोवियत संघ के ताशकंद में, आज तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और इसमें भाग लिए थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान, ठीक है। ध्यान रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री को 10 जनवरी को ये समझौता हुआ था, 11 जनवरी को ताशकंद में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और सोवियत संघ के प्रतिनिधि जो था वो कोसिजन इसमें भाग लिया था, ये आपको 3 पॉइंट्स याद रखना है, 3-4 पॉइंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, शिमला समझौता के बारे में देखिए, शिमला समझौता से जो भी प्रश्न बनता है एक एक करके हम आपको बताते हैं। तो देखिए, शिमला समझौता के बारे में याद रखिएगा कि ये हुआ था 2 जुलाई 1972 को। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, और ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में ये हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, पंचशील समझौता के बारे में ध्यान रखना है। पंचशील समझौता कब हुआ था और किनके बीच हुआ था, तो देखिए, पंचशील समझौता जो हुआ था वो हुआ था 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, और भारत और चीन के बीच हुआ था। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई, चीन के प्रथम प्रधानमंत्री जो है, भाग लिए थे, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों समझौता, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
देखिए प्रश्न पूछा गया है कि इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाई थी। तो आप लोग को पता है कि 1975 में लगाई थी और 1977 में हटाया गया था। 21 महीनों के लिए लगाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न, जो अगला प्रश्न जो है वो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो आपको याद रखना है केरल में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। ठीक है, चलिए इनसे बनने वाले पॉइंट आपको बताते हैं। देखिए ध्यान देना है, भारत में पहला गैर कांग्रेसी सरकार जो है केरल में बनी थी और किस पार्टी का, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बना था। ठीक है, ये याद रखना है केरल में, और कब 1957 में। और मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो एम एस नंबूदरीपाद। ठीक है, एम एस नंबूदरीपाद ये बने थे। बस हमको ये याद रखना है कि पहला गैर कांग्रेसी जो सरकार बनी थी केरल में बनी थी, 1957 बना था, और किस राजनीतिक दल का, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और केंद्र में पूछा जाएगा कि पहला गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। तो केंद्र में 1977 में मोरारजी देसाई उस समय भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और कौन सा राजनीतिक दल, तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और ध्यान देना है आपातकाल के बारे में, 75-77 के बाद हुए आम चुनावों में कांग्रेस की हार हुई और पहली बार केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने पहले गैर कांग्रेसी सरकार के, तो मोरारजी देसाई। ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं, उनको ध्यान रखिएगा। देखिए केरल के बारे में याद रखना, 1957 में केरल में बनी सरकार दुनिया की पहली ऐसी कम्युनिस्ट सरकार थी जो लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से सत्ता में आई थी। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अनुच्छेद 356 का प्रयोग, तो 1959 में केंद्र सरकार ने विमुक्त संघर्ष के नाम पर केरल में इस पहली गैर कांग्रेसी सरकार को बर्खास्त कर दिया था 356 का प्रयोग करके। ठीक है, और याद रखना है पूर्ण बहुमत वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो है भारत में कब बनी, तो केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी का 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना था। तो ये आपको याद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी, तो ये आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी बनी थी। ठीक है, उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, देखिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आता है, जैसे पूछा जाएगा कि पहला शुरू होता है बंगाल के गवर्नर पद से। ठीक है, तो बंगाल के जो पहला गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। फिर बंगाल के पहला गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। फिर भारत के पहला गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बैटिंग। फिर भारत के प्रथम वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल बने सी राजगोपालचारी। तो सारे प्रश्न को हम पॉइंट वाइज करके आपको बताते हैं, जिससे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछा जाएगा तो रॉबर्ट क्लाइव होगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग। और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालचारी। ये आपको याद रखना है। अब 2-3 ठो एक्ट याद रखना है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल के पद में परिवर्तित कर दिया गया। और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और 1856 का भारत शासन अधिनियम जो है, इसके तहत जो है 1856 के 58 देख लीजिएगा, 58 होगा। उसके तहत जो है भारतीय गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखिए प्रश्न पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो 1952 में हुआ था प्रथम आम चुनाव। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो 1977 में हुई थी। आपको ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये नारा दिया गया था। तो चलिए विभिन्न नारों को हम लोग याद कर लेते हैं। देखिए अच्छा प्रश्न है और उनका व्याख्या सुनिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया, लोकप्रिय किए थे। और ये लिखा किसने था, तो हसरत मोहानी ने लिखा था। ठीक है, वही जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा, भारत छोड़ो जो नारा था वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये नारा दिया गया था। और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। पूर्ण स्वराज का नारा जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये दिया गया था। ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं।
अगला देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। जितने भी चीज़ें बता रहे हैं उसको याद कर लेना है। और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। मारो फिरंगियों को मंगल पांडे ने ये नारा दिया था। कर मत दो, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये नारा दिया गया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का जो नारा है श्यामलाल गुप्त पार्षद को द्वारा दिया गया था। वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया था। जनगण मन अधिनायक जय है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये नारा दिया गया था। ठीक है, वही सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये दिया गया था। सॉरी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। तो जितने भी प्रमुख नारे हैं आपको हम एक साथ दिखा दिए, इन सारे नारों को याद कर जाइए स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, इन नारों को स्क्रीनशॉट लेकर याद कर जाइए क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा ने किस तिथि को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तो 14 सितंबर 1949 को जो है संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तो चलिए बनने वाले यहाँ से सारे प्रश्न हम आपको बताते हैं। पहला आपको याद रखना है संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, और चलिए यहाँ से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको पॉइंट वाइज करके आपको बताते हैं। देखिए, ध्यान रखना है, यहाँ से जितने भी पॉइंट्स बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार 14 सितंबर 1949 को किया गया था, इसलिए हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान का भाग 17 में एकदम भाषा का वर्णन भाग 17 में किया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में एकदम अच्छे से याद रखना है कि भाषाओं का वर्णन संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 के बीच किया गया है। एकदम अच्छा से याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत का राजभाषा हिंदी है और इसकी लिपि देवनागरी है। ये भी एकदम याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 343 के बारे में। ठीक है, अगला आपको याद रखना है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। बीजे बीजी खेर के द्वारा किया गया था। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 में। और अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। कौन थे अध्यक्ष? बीजी खेर। राजभाषा विभाग, ये याद रखिएगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। और विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में ये हुआ था और इसी में घोषणा किया गया था कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब चलिए यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में और उनको भी दिखाते हैं। देखिए, यहाँ खुद लिख भी दिए हैं। और देखिए यहाँ से प्रश्न देखिए क्या बनता है। पूछा जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को मतलब कि देश की राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के तहत किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो 22 भाषाओं का वर्णन है। संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय 14 भाषाओं का वर्णन था, वर्तमान में 22 भाषाओं का वर्णन है। अब देखिए, हिंदी जो है किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो देखिए, भारत में जितनी भी भाषा है उसको 4 भाषा परिवार में बांटा गया है। और ये हिंदी जो है भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है और ये सबसे बड़ा परिवार है। ठीक है, और सबसे छोटा पूछा जाएगा तो चीनी तिब्बती जो भाषा परिवार है सबसे छोटा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, भारत के किस राज्य की द्वितीय भाषा संस्कृत है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो भारत के किस राज्य की द्वितीय भाषा संस्कृत है? तो उत्तराखंड की। और यहाँ भी याद रखना है कि बिहार की दूसरी राजभाषा जो है वो उर्दू है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो 351 में जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो जितने भी यहाँ से पॉइंट बन सकते हैं हम लोग देख लिए फ्रेंड्स। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको याद कर जाइए। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न जो पूछा गया है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में हुई थी। और चलिए नई आर्थिक नीति के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं एक एक करके। ठीक है, तो देखिए 1991 में जो नई आर्थिक नीति आई थी वो एक औद्योगिक नीति थी। ठीक है, चलिए उसके बारे में उनसे पीछे जितने भी चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए, प्रथम औद्योगिक नीति जो आई थी 1948 में, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है कब आई थी? 1948 में। और ये स्वतंत्र भारत की पहली नीति थी जिसे तत्कालिक उद्योग मंत्री कौन लाया था? ये भी एकदम अच्छा से याद कर लेना है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लाए थे, ये याद रखना है। घोषणा हुआ था 6 अप्रैल 1948 को। और इसकी मुख्य बात यह थी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब वो होता है कि उत्पादन के साधन पर सरकार का भी अधिकार रहे और व्यक्ति का भी अधिकार रहे। ठीक है, और इसमें उद्योगों का वर्गीकरण 4 वर्गों में उद्योग को बांटा गया था: सरकारी, मिश्रित और नियंत्रित निजी। मतलब वैसा प्राइवेट संस्था जिसमें सरकार के नियंत्रण हो, एक पूरा तरीके से निजी। ठीक है, और एक औद्योगिक नीति
दूसरा औद्योगिक नीति 1956 में आई और इसे आर्थिक संविधान भी कहा जाता है, इसे भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है और दूसरी पंचवर्षीय योजना का ये आधार भी बना था। ठीक है, उद्देश्य क्या था? तो सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना और भारी उद्योगों की स्थापना पर बल देना। उद्योगों का वर्गीकरण ध्यान रखना है। उद्योगों को 3 सूची में इसमें बाँटा गया था। कितने सूची में बाँटा गया था? 1956 के औद्योगिक नीति में 3 सूची में। एक अनुसूची ए, अनुसूची बी, अनुसूची सी। याद रखना है कि अनुसूची ए में है 17 उद्योग पूरी तरह से सरकार के अधीन थे। ठीक है, और अनुसूची बी में जो है 12 उद्योग जहां सरकार और निजी क्षेत्र दोनों काम कर सकते थे। और अनुसूची सी जो है इसमें शेष सभी उद्योग निजी क्षेत्र के लिए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए औद्योगिक नीति 1977 के बारे में। यह जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लाया गया था 1977 में। मुख्य फोकस था कुटीर और लघु उद्योगों पर। ठीक है, और इसमें ध्यान देना है कि जिला उद्योग केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव इसमें दिया गया था। अब देखिए जिसे हम लोग नई औद्योगिक नीति कहते हैं या नई आर्थिक नीति कहते हैं 1991 के बारे में, इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में भी बनते हैं, तो हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो देखिए 24 जुलाई 1991 को इस नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, और इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का चेहरा ही बदल दिया, जिसे एलपीजी रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था? तो 3 नीतियों की घोषणा की गई थी: उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ठीक है, अब देखिए उदारीकरण में क्या था कि लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया। अब केवल 5 और 6 संवेदनशील उद्योगों के लिए ही लाइसेंस अनिवार्य था। निजीकरण में सरकारी कंपनियों के विनिवेश शुरू हुआ और निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाई गई। वही वैश्वीकरण के बारे में याद रखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा गया। ठीक है, और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई। ये सारी चीज़ें याद रखना है नई आर्थिक नीति में। और 1991 की नीति के कुछ महत्वपूर्ण जो है बिंदु है। एमआरटीपी एक्ट समाप्त की गई, कंपनियों के विस्तार पर लगी कानूनी बाधाएं हटाई गई और सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन यानी सरकारी आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर 2 कर दिया गया। ये याद रखना है। और विदेशी निवेश उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों को 51% तक एफडीआई को स्वचालित मंजूरी दी गई। ये आपको याद रखना है। अब देखिए परीक्षा के लिए याद करने वाले कुछ बातें इंपॉर्टेंट। पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई थी। आर्थिक संविधान किसे कहते हैं? तो 1956 की औद्योगिक नीति को। और एलपीजी का मॉडल कब आया? 1991 में। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ये लाया गया था। ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में लाइसेंस अनिवार्य उद्योग कौन कौन से हैं? तो शराब, सिगरेट, खतरनाक रसायन, औद्योगिक विस्फोटक और इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस रक्षा उपकरण के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स यहाँ से बन सकते हैं उनको हम पॉइंट वाइज करके हम लोग देख लिए और इनको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर याद कर जाइए, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1952 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952 में, 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में कुछ बातें आपको बता देते हैं। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद जो है योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? पहले योजना आयोग के बारे में समझिए। तो योजना आयोग की स्थापना आपको पता होगा कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुआ था। ये आपको पता है 1950। और योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को राष्ट्रीय विकास परिषद पास करती है। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और ध्यान रखना है। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और योजना आयोग जो भी योजना बनाता था उसको पास करने का काम राष्ट्रीय विकास परिषद करती थी। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन इसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम आपको पता होगा 1951 से 1956। ठीक है, और याद रखना है कि योजना आयोग की जगह पर अब नीति आयोग आ गया है। नीति का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ये 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुआ था। और ये याद रखना है कि योजना आयोग का समाप्ति 2014 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो अगर अच्छा